पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान तो अब चेंज होगा T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में, इसमें तो कोई डाउट रह नहीं गया। ये नया कप्तान कौन होगा, इसके लिए 3 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। ये तीनों उम्मीदवार कौन से हैं और किसकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस हैं और किसके कप्तान बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसको कप्तान होना चाहिए, इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें से जो पहले उम्मीदवार हैं वो तो कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान हैं। अब रिजवान का सीन ये है कि रिजवान को अगर बतौर कप्तान इसको एनालाइज किया जाए तो उनकी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। बॉलर्स को यूटिलाइज़ कैसे करना है, फील्ड प्लेसमेंट क्या करनी है, टीम कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, इन चीज़ों में वो टेक्टिकली काफ़ी स्मार्ट हैं। और इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जितने भी कप्तान अवेलेबल हैं उन सब में से टेक्टिकली रिजवान सबसे चालाक कप्तान है। लेकिन मसला क्या है कि 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1, उनकी टीम में अपनी जगह क्या होगी। वो जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी खेलते हैं तो वो अपना नेचुरल बैटिंग स्टाइल चेंज नहीं करते। वहाँ पर भी वो कहते हैं कि बाकी 10 बंदे तो तेज़ खेलें, मगर मैं वहाँ पर भी 30 गेंदों पर 40 रन 35 रन ही करूँगा। लेकिन चूँकि वो एक लीग क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के होते हैं कि वहाँ ये चीज़ चल जाती है। नेशनल टीम में ये वाला फार्मूला कामयाब नहीं है। तो अगर रिजवान कप्तान बनते हैं और वो अपनी बैटिंग का यही फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फिर टैक्टिकली वो कप्तान तो अच्छे होंगे, लेकिन उनकी जो अपनी टीम में जगह है और जो उनकी अपनी बैटिंग अप्रोच है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क पैदा होंगे। और जब कप्तान खुद डिलीवर ना कर पा रहा हो, खुद उस फिलॉसफी पे अमल ना कर रहा हो, तो फिर नेशनल टीम में जब बड़े बड़े स्टार्स एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं तो फिर उस कप्तान की वो मॉरल अथॉरिटी टीम के ऊपर और ग्रिप रह नहीं जाती, जिसकी वजह से वो दूसरों से भी फिर प्लान एग्जीक्यूट नहीं करवा पाता। अगर आप किसी बैट्समैन से कहते हो कि आप 40 गेंदों पर 65 रन करो और वो कहे कि आप तो 40 पे 50 करते हो, मैं 40 पे 65 क्यों करूँ, तो फिर कप्तान के पास क्या आगे से लॉजिकल आर्गूमेंट रह जाएगा। तो मसला इसमें सिर्फ ये है। जो दूसरे ऑप्शन है कप्तानी के, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी को देखें तो शाहीन शाह अफरीदी पहले भी कप्तान बने थे, लेकिन एक आधी सीरीज़ के बाद उन्हें हटा दिया गया। तो लॉजिकली बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ तो उनके साथ हैं कि यार शाहीन को ही कप्तान बनाओ, वो एक सीरीज़ के बाद हटा दिए गए थे, वो डिज़र्व करते हैं। PSL में 2 टूर्नामेंट वो जीत चुके हैं, 1 टूर्नामेंट वो हारे हैं, लेकिन शाहीन बतौर कप्तान स्ट्रेटजिकली कोई बहुत अच्छे नहीं लगे। इवन कि जब वो PSL में जीते हैं तो वो भी कुछ प्लेयर्स की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस थी, उसकी वजह से वो जीते हैं। उनमें उनकी अपनी कप्तानी का रोल कम था, लेकिन प्लेयर्स की ज़ाती परफॉर्मेंस, फ़खर जमान उस वक्त सुप्रीम फॉर्म में थे, राशिद खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, शाहीन और हारिस की अपनी फॉर्म लगी हुई थी, जमान खान नए पैकेज थे और एक किस्म के वो बैट्समैन उनको जानते नहीं थे, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस को। अभी लास्ट सीज़न में जब उनको राशिद खान अवेलेबल नहीं हुए, फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म हुए और हारिस रऊफ़, तो शाहीन की कप्तानी बिल्कुल एक्सपोज होगी। फिर अब मसला ये भी है कि शाहीन ने चूँकि पिछले कुछ अरसे में टीम में ग्रुपिंग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो एक ऐसा कप्तान जो खुद ग्रुपिंग में इन्वॉल्व रहा हो उसके सामने भी ग्रुपिंग ज़रूर होगी। रिजवान कप्तान बन जाए तो ये भी ग्रुपिंग ना हो, क्योंकि रिजवान उस तरीके से ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं रहे। मगर जब शाहीन कप्तान बनेंगे तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ शाहीन ने ग्रुपिंग की थी वो फिर शाहीन के ख़िलाफ़ भी ग्रुपिंग करेंगे। ये बात ओबियस है, अंडरस्टूड है। तो उससे फिर टीम का माहौल है जो है वो वैसे भी ख़राब होगा। तो इसलिए शाहीन जो है वो भी कोई बहुत अच्छी चॉइस कप्तानी के लिए नहीं है। जो इसमें तीसरा नाम है वो शान मसूद का है। शान मसूद भी रिजवान वाली केस स्टडी उनकी भी है। स्ट्रेटजिकली वो अच्छे हैं, अक्लमंद हैं, डिसीजन अच्छे करते हैं, क्रिकेट की अप्रोच को अच्छा समझते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, बॉलिंग चेंजेस क्या करनी है, फील्ड प्लेसमेंट क्या करनी है, बैट्समैन के माइंड के साथ कैसे खेलना है, यानी वो इन सारे मामलों में तो बहुत अच्छे हैं। मगर उनकी अपनी जो बैटिंग फॉर्म है वो क्वेश्चन मार्क है। लास्ट PSL के अंदर उन्होंने बिल्कुल ही स्कोर नहीं किया, वो बैटिंग में फ्लॉप रहे, ओपनर रहे वहाँ फ्लॉप रहे, नंबर 3 पे गए वहाँ फ्लॉप रहे। फिर उनका अपना बैटिंग स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं होता कि वो दूसरों को इम्पोज कर सकेंगे, हाँ भाई तेज़ खेलो। तो जब वो खुद स्लो खेलते हैं, और फिर ये होता है कि रिजवान और अगर शान मसूद में से कोई भी कप्तान बनता है तो वो बाबर को तो नहीं निकाल सकते टीम से। तो इसका मतलब है जब बाबर के साथ जब इनमें से कोई भी एक बैट्समैन खेल रहा होगा तो फिर वही टुक टुक वाली क्रिकेट होगी। फिर उसके अंदर आप जब 2 एंकर टीम में खिला लेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये टीम तेज़ खेलेगी। ठीक है, तो ये एक आधा एंकर तो चल जाता है, लेकिन 2 एंकर टीम में नहीं चल सकते। तो इसीलिए ये अब कुछ प्रॉब्लम है। जो कप्तान अच्छे हैं उनकी टीम में जगह नहीं बनती उस तरीके से T20 फॉर्मेट में, और जिनकी जगह बनती है वो कप्तान अच्छे नहीं हैं या उनके साथ टीम के साथ जेल नहीं हो पा रहा। तो इस तरह के मसाइल हैं। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। आप भी बताएं आपके ख्याल में इन सब में से अच्छा कैप्टन कौन साबित होगा, या इनके अलावा अगर आपको कोई ज़हन में है तो वो भी शेयर करें।